डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वैशाली देवपुरा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मीरा गर्ल्स कॉलेज, बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के समक्ष थर्ड यूनिट में जो आपका टॉपिक है फॉरेन पॉलिसी ऑफ रशिया, रूस की विदेश नीति पर वार्ता करने के लिए उपस्थित हूँ। तो बच्चों, जब हम रूस की विदेश नीति की बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जब हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जाते हैं तो 1917 को सोवियत संघ की स्थापना की गई थी। जब हमने फर्स्ट यूनिट में कोल्ड वॉर पढ़ा था तब इस बारे में हमने अध्ययन किया था। 1917 में सोवियत संघ की स्थापना हुई और 1921 में लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की। 1922 में स्टालिन को कम्युनिस्ट पार्टी का महामंत्री बनाया गया। उसके बाद 1956 में ख्रुश्चेव, 1964 में ब्रेजनेव पार्टी के महामंत्री बने। इन दिनों पार्टी के महामंत्री की स्थिति एक डिक्टेटर की तरह थी, अधिनायक की तरह थी। 1985 में गोर्बाचेव जब पार्टी के महामंत्री बने तब उन्होंने ग्लासनोस्त, जिसका की तात्पर्य है खुलापन, और पेरेस्ट्रोइका, जिसका अर्थ है पुनर्निर्माण, के सिद्धांत को लागू किया। इसका परिणाम यह हुआ कि 1991 में सोवियत संघ का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। ये जो बैकग्राउंड है इसको हम पहले अपने जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनमें हम डिटेल में इसको पढ़ चुके हैं कि किस तरह से शीत युद्ध के अंत का श्रेय गोर्बाचेव को जाता है। तो सोवियत संघ का जो अस्तित्व समाप्त हुआ उसके साथ ही 70 वर्ष पुराने सोवियत संघ का अंत हो गया। 1991 की कुछ घटनाएं सोवियत संघ को विघटन की दिशा में ले जाने की दृष्टि से अत्यंत उल्लेखनीय है। 1991 में गोर्बाचेव को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया तथा उपराष्ट्रपति यानायेव को राष्ट्रपति पद का कार्यभार सौंपा गया। 1991 में विद्रोह के असफल होने के बाद गोर्बाचेव वापस लौटे तो एस्टोनिया के बाल्टिक गणराज्य ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 1991 को गोर्बाचेव ने कम्युनिस्ट पार्टी का प्रमुख पद छोड़ा तो साथ ही यूक्रेन ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 1991 में ही सुप्रीम सोवियत ने कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया। 1991 में ही अजरकिस्तान ने 1 सितंबर 1991 को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 7 सितंबर 1991 को सोवियत संघ के 3 बाल्टिक गणराज्यों लिथुआनिया, एस्टोनिया और लाटविया को मान्यता प्रदान कर दी। 13 दिसंबर 1991 को येल्सिन और गोर्बाचेव ने सोवियत संघ को समाप्त करने पर सहमति बनाई। सोवियत संघ के विघटन के बाद उसका सबसे बड़ा गणराज्य रूस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण इकाई के रूप में अवतरित हुआ। संसाधनों की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस सोवियत संघ का विशालतम गणराज्य था। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में इस गणराज्य का अपना एक विशेष योगदान रहा है, क्योंकि यह सर्वाधिक संसाधन संपन्न गणराज्य है। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पुराने सोवियत संघ का स्थान प्रदान किया गया। पुराने सोवियत संघ के विघटन के बाद बचा हुआ रूस एक महाशक्ति के रूप में उभर गया, क्योंकि हजारों मिसाइल रूस के दूर दूर तक लगे हुए हैं और राष्ट्रपति गोर्बाचेव ने तथाकथित परमाणु बटन
या ब्रीफकेस रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन को सौंप दिए थे। विश्व में रूस की भूमिका उसके नायक बोरिस येल्सिन के व्यक्तित्व से तय होने लगी। रूसी विदेश नीति के निर्माता के रूप में बोरिस येल्सिन को जाना गया। गोर्बाचोव 1985 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के पोलिट ब्यूरो के सदस्य गोर्बाचोव सर्वसम्मति से पार्टी के महासचिव बने। उन्होंने सत्ता हाथ में आते ही 1985 में सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए क्रांतिकारी कार्यक्रम पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त की घोषणा की। आर्थिक पुनर्निर्माण और खुलेपन की इन नीतियों ने सोवियत संघ को कट्टरपंथी साम्यवाद के कड़े शिकंजे से मुक्त करना शुरू कर दिया। देखते देखते सोवियत जनता भी अमेरिकी जनता की तरह लोकतंत्र प्रेमी बनने लगी। इसी के साथ संघ के 15 गणराज्यों द्वारा किसी न किसी रूप में स्वायत्तता की मांगें शुरू हुई और ये मांगें बाल्टिक गणराज्यों से अधिक मुखर हुई। केवल यही नहीं, खुलेपन के फलस्वरूप कई गणराज्यों में भीषण सांप्रदायिक झगड़े भी शुरू हो गए। स्थितियां बहुत खराब होने लगी, रोजमर्रा की चीजों का अभाव होने लगा। देखते देखते 5-6 वर्षों में जिसे दुनिया महाशक्ति के रूप में जानती थी, वह सोवियत संघ अभावों के, लाचारी के कगार पर पहुंच गया। 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी, सेना, केजीबी और नौकरशाही के कट्टरपंथी गुट ने साठगांठ करके सोवियत संघ पर अपने कब्जे की घोषणा की और क्रीमिया में छुट्टियां बिता रहे मिखाइल गोर्बाचोव को नजरबंद कर दिया। पूरी दुनिया इस तख्तापलट पर स्तब्ध रह गई। अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस इत्यादि देशों ने खुलकर इस तख्तापलट की निंदा करी और सोवियत संघ को मिलने वाली आर्थिक मदद रोकने की घोषणा की। सोवियत संघ के सबसे बड़े गणराज्य रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन ने इस तख्तापलट के खिलाफ संघर्ष छेड़ा। गोर्बाचोव ने देश का नियंत्रण पुनः अपने हाथ में लिया। उनकी वापसी के लिए बहुत मांग हुई थी, उनकी पुनः वापसी हुई। सभी ने बोरिस येल्सिन को गोर्बाचोव की वापसी का श्रेय दिया। बोरिस येल्सिन रूसी गणराज्य के पहले राष्ट्रपति हैं जिनका निर्वाचन लोकतांत्रिक विधि से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा 10 जुलाई 1991 को हुआ। पिछले 1000 वर्ष के रूसी इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद येल्सिन का व्यक्तित्व एक सशक्त राष्ट्रपति के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामने आया। रूस में 2000 को संपन्न हुए चुनावों में व्लादिमीर पुतिन विजयी रहे। 4 वर्ष के लिए रूस के राष्ट्रपति चुने गए। पुतिन उन लोगों में से हैं जिनके मन में सोवियत संघ के बिखराव का दर्द था। प्रधानमंत्री बनते ही पृथकतावादी चेचन्या के खिलाफ उन्होंने कठोर कदम उठाए और चेचेन विद्रोहियों को समाप्त या समर्पित करने के लिए बाध्य करके ही अपने सैन्य अभियान को विराम दिया। पुतिन की प्राथमिकता थी कि वे रूस को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना चाहते थे। 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रूस एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य के रूप में सामने आया। रूस की विदेश नीति के बारे में 2 दृष्टिकोण हैं। पहला
कि रूस पुराने सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य है, अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वह उसी तरह की विदेश नीति अपनाएगा जो पुराने सोवियत संघ की थी। दूसरा दृष्टिकोण यह था कि पुराने सोवियत संघ से रूस की स्थिति एकदम भिन्न है, इसलिए जो विदेश नीति है रूस की, उसमें उसकी अपनी एक सोच है और यूरोपीय महादेश की भांति रुझान है। पुराने सोवियत संघ के अस्तित्व काल में और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में रूस के अस्तित्व में आने के बाद दोनों परिस्थितियों में व्यापक अंतर है। एक तो जो सोवियत संघ के विघटन के पूर्व की स्थिति थी और जो एक सोवियत संघ के विघटन के बाद, दोनों ही जो परिदृश्य हैं उनमें अंतर है। जहां पश्चिमी देश सोवियत संघ की साम्यवादी व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने में लगे हुए थे, वहीं वे रूस को मुक्त बाजार व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और लोकतंत्र लाने के लिए आर्थिक सहायता देने की नीति का पालन कर रहे थे। रूस की विदेश नीति की कुछ जो विशेषताएं उभर कर सामने आई, उनमें से प्रमुख है संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग, अमेरिका के साथ सामान्य सहयोगी संबंध, यूरोपीय राष्ट्र विशेषकर जर्मनी के साथ घनिष्ठ आर्थिक संबंध, नाटो के साथ शांति के लिए साझापन, चीन और जापान के साथ विवादों को सुलझाने की नीति और भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने की इच्छा। रूस और राष्ट्रकुल की यदि बात की जाए तो सोवियत संघ के गणराज्य कजाकिस्तान की राजधानी अलमाता में सोवियत संघ से अलग हुए 12 में से 11 गणराज्यों के राष्ट्रपतियों ने 21 दिसंबर 1991 को एक समझौते पर हस्ताक्षर कर स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स CIS की स्थापना की, अपनी स्वीकृति प्रदान करी, स्थापना की। जॉर्जिया को छोड़कर सभी 11 गणराज्यों ने 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कुछ प्रमुख बातें हैं कि 11 गणराज्यों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ का स्थान रूसी गणराज्य को दिए जाने की सिफारिश की। सभी 11 गणराज्य राष्ट्रकुल के सह संस्थापक सदस्य माने जाएंगे और उनके समान अधिकार होंगे। 11 गणराज्य स्वतंत्र सार्वभौमिक गणराज्य होंगे और उनकी वर्तमान सीमाओं को मान्यता प्राप्त होगी। और तीसरी प्रमुख बात थी कि 31 दिसंबर तक के लिए एक संयुक्त सैनिक कमान होगी, जिसके बाद एक स्थायी कमान का गठन किया जाएगा। परमाणु अस्त्रों पर सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों का नियंत्रण होगा। परमाणु हथियारों पर नियंत्रण की जो वर्तमान प्रणाली थी, उसको जारी रखने पर सहमति व्यक्त की गई। इसमें यह व्यवस्था है कि परमाणु बटन रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन के पास रहेगा, लेकिन इसका प्रयोग रूस, कजाकिस्तान, बेलारूस तथा यूक्रेन की सहमति से किया जाएगा। ये 4 गणराज्य जिनकी धरती पर परमाणु हथियार मौजूद थे, किंतु अनेक प्रश्नों पर मतभेद भी बने रहे, जैसे आर्थिक नीति, परंपरागत संयुक्त सशस्त्र सेनाओं का नियंत्रण और राष्ट्रकुल चार्टर को स्वीकार करना। येल्सिन के प्रभुतावादी व्यक्तित्व के कारण यूक्रेन को भय रहा कि रूस उस पर छा जाएगा। सोवियत संघ के परमाणु हथियारों का एक बड़ा हिस्सा यूक्रेन के पास है और उसके बारे में कोई फैसला उसकी सहमति से ही लिया जा सकता है। नव स्वाधीन देशों का राष्ट्रकुल अपनी स्थापना के समय से ही संकटों से गुजर रहा था। यूक्रेन और रूस के बीच गंभीर मतभेद,
काला सागर स्थित बेड़े और भूतपूर्व सोवियत संघ की परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर भी मतभेद रहे हैं। अब हम बात करेंगे रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका की। रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंध उन संबंधों के एकदम विपरीत है जो सोवियत संघ और अमेरिका के रहे। राष्ट्रपति बुश ने रूस के साथ राजनयिक संबंध कायम कर लिए। वह सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में रूस की सदस्यता को स्वीकार कर लिया गया। जब रूढ़िवादी तत्वों ने येल्सिन सरकार के आर्थिक सुधारों और अर्थव्यवस्था के निजीकरण की योजनाओं को चुनौती दी तो अमेरिका में इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई। 1992 में येल्सिन ने अमेरिका की यात्रा की। अमेरिका और रूस के बीच शिखर वार्ता के आखिरी दिन एक वॉशिंगटन चार्टर पर भी हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों के बीच शिखर वार्ता शीत युद्ध के बाद विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण घटना है। दोनों देशों में सैनिक, आर्थिक और वैज्ञानिक सहयोग हेतु आह्वान किया गया। साथ ही शस्त्र कटौती के एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। एक विस्तृत अंतरिक्ष अभियान में सहयोग के लिए भी सहमति हुई, जिसके तहत अमेरिकी अंतरिक्ष शटल की अक्टूबर 1993 में प्रस्तावित उड़ान पर रूसी अंतरिक्ष यात्री भेजने तथा रूसी अंतरिक्ष केंद्र मीर पर अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री भेजने पर विचार की बात हुई। दोनों देशों के राजनयिक और पत्रकार एक दूसरे देश की आसानी से यात्रा कर सकेंगे। रूस को व्यापार की दृष्टि से अधिक महत्व वाले राष्ट्र का दर्जा दिया गया। 1992 को रूस के राष्ट्रपति येल्सिन ने अमेरिका की आपत्ति के पश्चात भारत को रॉकेट प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर रोक लगा दी। 3 जनवरी 1993 को अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और येल्सिन ने मॉस्को में स्टार्ट 2 संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत अगले 10 वर्ष में दोनों देश अपने अपने परमाणु हथियारों में 2/3 कटौती करने पर राजी हो गए। 1994 को येल्सिन और अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन ने 2 दिवसीय शिखर वार्ता के अंतिम दिन मॉस्को घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। क्लिंटन के राष्ट्रपति बनने के बाद येल्सिन की उनसे 1994 में वॉशिंगटन में 5वीं मुलाकात थी। दोनों ने स्टार्ट 2 में तेजी लाने पर सहमति बनाई। अमेरिका ने रूस को आश्वासन दिया कि वह उसके अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में प्रवेश का समर्थन करेगा। 1997 को ब्रुसेल्स में एक समझौते पर अमेरिका और रूस ने हस्ताक्षर किए, जिसके तहत दोनों देश सैन्य क्षेत्र में परस्पर सहयोग के लिए सहमत हुए। नाटो के विस्तार को लेकर रूस और अमेरिका में मतभेद हुए। अमेरिका की पहल पर पूर्वी यूरोप के 3 देश पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य को जुलाई 1997 में नाटो संगठन में शामिल कर लिया गया। ये तीनों राष्ट्र सोवियत संघ के प्रभाव क्षेत्र में थे। नाटो के विस्तार को रूस ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा समझा और हेलसिंकी शिखर सम्मेलन में क्लिंटन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। रूस और अमेरिका के मध्य मुस्लिम बाहुल्य वाले चेचन्या के मुद्दे को लेकर भी तनाव रहे हैं। चेचन्या में बढ़ती हुई आतंकवादी गतिविधियों के कारण रूस ने वहां सैनिक कार्यवाही शुरू कर दी। क्लिंटन ने मानवाधिकारों की सुरक्षा के नाम पर रूस पर चेचन्या में जोर जबरदस्ती बंद करने के लिए दबाव डालने का प्रक्रम किया, जबकि रूस चेचन्या को अपने देश का अंग मानता है और वहां उसकी सेना क्या करती है यह उसका निजी मामला है। अमेरिका में क्रॉफर्ड में 2001 को राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति बुश के मध्य शिखर वार्ता हुई।
अफगानिस्तान में वैकल्पिक सरकार के मुद्दे के साथ साथ नाभिकीय शस्त्रों में कटौती करने, ऐसे शस्त्रों का प्रसार रोकने आदि पर जहां दोनों नेताओं ने सहमति दिखाई, वहीं अमेरिका के राष्ट्रीय प्रक्षेपास्त्र सुरक्षा कार्यक्रम पर दोनों पक्षों के मतभेद बरकरार रहे। जब रूस ने एक नई इंटरकॉन्टिनेंटल एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, तब अमेरिका व जो रूस के संबंध थे उनमें गिरावट आई। 2009 में अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा व रूसी राष्ट्रपति मेदवेदेव ने द्विपक्षीय शिखर बैठक हुई, जिससे संबंधों में सहयोग की बात कही गई और परमाणु हथियारों में कटौती का समर्थन किया। लेकिन यूक्रेन को लेकर तनाव बढ़ा, दोनों देशों ने एक दूसरे पर प्रतिबंध लगाए। सीरिया और यूक्रेन के मसले पर रूसी साम्राज्यवादी सीधे टकराव की मुद्रा में आ गए और कई बार संबंधों में गिरावट भी देखी गई। इसके पहले 2003 को कैंप डेविड में राष्ट्रपति बुश ने राष्ट्रपति पुतिन से भेंट की। दोनों ने नई सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए सामरिक रिश्तों को सुदृढ़ करने पर बल दिया। आर्थिक रिश्तों को मजबूती करने पर भी सहमति बनाई। निशस्त्रीकरण के मुद्दे पर यदि बात की जाए तो मॉस्को में क्रेमलिन में 4 दिवसीय शिखर सम्मेलन 2002 में जो हुआ था, उसमें बुश और पुतिन ने एक ऐतिहासिक परमाणु निशस्त्रीकरण संधि तथा आतंकवाद के खिलाफ लक्षित सामरिक सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें दोनों राष्ट्रपतियों ने नए सामरिक संबंधों के लिए भी घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद बुश और पुतिन में जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे बुश और रूस से जो पुतिन थे, उन्होंने संयुक्त रूप से कहा कि रूस और अमेरिका के बीच नए युग का प्रारंभ हो रहा है। इससे शांतिपूर्ण संबंधों की उम्मीद की गई। लेकिन जो कुछ मुद्दे थे, सीरिया और यूक्रेन का जो मसला था उसमें, और जो आर्थिक प्रतिबंधों की बात थी, कुछ ऐसे मुद्दों के साथ ही दो आपसी संबंधों में कमी भी देखी गई।